is brought to you by Kuku FM. Download the app now. किताब वाला के संस्करण में हम अज्ञेय की जीवनी पे बात करेंगे और अज्ञेय की जीवनी को लिखा है अक्षय मुकुल ने। लंबा रिसर्च और लंबी मेहनत के बाद 800 पेज की एक किताब सामने आती है और पेजों की संख्या बता के मैं भयभीत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप पढ़ते हैं किताब की वो किस्से की शक्ल में जैसे जैसे बाय द इवेंट्स लिखा गया है तो आप समझ पाते हैं कि उस पूरी रिसर्च का सार क्या है और कितनी चीज़ें और कितनी बातें हम संजो पाते हैं। आपको लगता है कि ये कुछ काम और बड़ा हो सकता था, थोड़ी सी इसकी काया में थोड़ा और परिवर्तन किया जा सकता था। तो किताब वाला के इस संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत और आज हम बात करेंगे अक्षय मुकुल की किताब पर, जो इसका नाम है द मेनी लाइव्स ऑफ अज्ञेय, राइटर, रेबल, सोल्जर एंड लवर। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है किताब वाला में, ललन टॉप में। ये किताब मैंने पढ़ी पूरी और कमोबेश एक बार से ज़्यादा बार पढ़ी। मुझे लगता है कि एक बार तो ऐसे ही पढ़ गया, फिर पढ़ने के बाद लगा कि यार कोई सवाल नहीं मार्क किए मैंने, या ये नहीं किया कि जिस पे बात की जानी चाहिए, तो फिर एक और रीडिंग फिर से करनी पड़ी। तो बहरहाल किताब पे बात करें, लेकिन अज्ञेय की नई जीवनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मैं इस सवाल पे थोड़ा सा और ब्रॉड पूछूंगा, आप फिर उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं सर। अज्ञेय की इतनी ब्रॉड जीवनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि उनका एक आत्मकथात्मक उपन्यास शेखर एक जीवनी जो पहले से मौजूद है, और इसके अलावा एक जीवनी, एक बायोग्राफी पहले से मौजूद है जो अज्ञेय के जीवित रहते लिखी गई थी। और अज्ञेय ही क्यों सर? पहली बात, मैं एक एक करके आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। अज्ञेय ही क्यों? अज्ञेय इसलिए क्योंकि अगर आप देखें जीवनी लिखने में, जो एक आदमी किसी की ज़िंदगी जब आप लिख रहे हैं, बहुआयामी, बहुरंगी, तरह तरह के आयाम अगर आप देखें तो हिंदी साहित्य में बहुत कम लोग हैं अज्ञेय के समकालीन और अज्ञेय से पहले जिन्होंने इतनी जिंदगियां जी। अज्ञेय तरह तरह की चीज़ें, उन्होंने बहुत कम उम्र में क्रांतिकारी बन गए कॉलेज के ज़माने में, बाद में आर्मी में ज्वाइन किया, फिर वो जिसको कहते हैं कि CIA फंडेड कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम से बहुत कम समय तक जुड़े रहे वो। तो और उन्होंने जो अगर आप साहित्य को ही ले लें, उनकी ज़िंदगी को अगर हम थोड़ा अलग करके उनकी साहित्य को देखें तो 1941 से लेके 1952 तक 11 साल में उन्होंने 3 जो बहुत बड़ी काम है। पहला तो शेखर एक जीवनी, जो आपने कहा, शेखर एक जीवनी 2 भाग, तार सप्तक, जो नई कविता का, जो जिसको कहते हैं नई कविता के आने का गुंज वहीं से शुरू होती है। नई तार सप्तक से जब 7 कवि को वो लाते हैं और उसके साथ वो शुरू होती है, और वो पूरा जो एक जो प्रेमचंद का युग है वो खत्म होता है गोदान के साथ और प्रेमचंद जी के देहांत के बाद, और एक नया जिसको कहते हैं मॉडर्निज्म, हिंदी मॉडर्निज्म की शुरुआत अज्ञेय से शुरू होती है। और 1952 में उनका नदी के द्वीप आती है। तो इस तरह की जिंदगी बहुत कम लोगों ने जी है। और इसके साथ साथ बहुत कम लोगों के, मतलब मैं साहित्यकारों की बात कर रहा हूँ, बहुत कम साहित्यकार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी के बारे में इतने मिथक हैं, इतनी कहानियां हैं, इतनी भ्रांतियां हैं। आप जिससे बात करेंगे, जो भी साहित्य को थोड़ा पढ़ता है, समझता है, वो आपको अज्ञेय के बारे में, जो उनको चाहने वाले हैं वो उनको जो कहते हैं एकदम भगवान बनाकर रखा हुआ है, जो नहीं चाहते हैं उन्होंने उनको ब्रिटिश सरकार का जासूस तक कहते हैं, ब्रिटिश सरकार का जासूस, CIA का एजेंट, और पता नहीं, और उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी तरह तरह की भ्रांतियां। तो अगर आप देखें तो एक बायोग्राफी के हिसाब से ये बहुत बढ़िया, जो कहते हैं, एक सब्जेक्ट है। और अज्ञेय का जो है अभी तक, मतलब हिंदी साहित्य में जो बैठ रहा है और अभी तक है, अभी भी शेखर एक जीवनी हजारों हजार की संख्या में बिकती है, नदी के द्वीप बिकती है। तो उनका एक वो संपूर्ण जीवन है जिसमें तरह तरह के शेड्स हैं, तरह तरह की जिंदगी है। तो
इसलिए भी मुझे लगा कि आज्ञा पे लिखा जाना चाहिए। फिर आपने पूछा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में शेखर एक जीवनी लिखी थी, वो बड़ी कम खत्म हो जाता है। 41 में आ चुकी थी पहला उसका जो उसका पहला भाग था। दूसरा भाग आया, आगे उसके बाद लोगों को कहते रहे कि मैंने तीसरा भाग भी लिख रखा है। तो वो एक तरह का एक जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य के लिए एक पहेली बन के रहेगी कि है कहाँ तीसरा भाग, वो कभी छपा नहीं। वो 86 में मरने से 1 साल पहले तक वो कहते रहे कि हाँ है, नहीं है, कभी कहते थे है, कभी नहीं है, लेकिन तो हमें पता नहीं। वो एक उनके क्रांतिकारी जीवन तक में ख़त्म हो जाती है। और जबकि आप उनके निजी कागजात को अगर आप खंगालें, जो मैंने देखा, तो वो एकदम उनकी निजी जिंदगी से, तो उसमें और भी बहुत तरह तरह के जो कहते हैं और भी चीजें निकल कर आती है। तो इसलिए भी मुझे लगा आज्ञा पे लिखना चाहिए। और दूसरा है, एक और जो वजह है कि भारत में जीवनी लिखने का जो एक अभी एक बड़ा जिसको कहते हैं अभी बहुत ही यौवन, अभी बहुत जिसको कहते हैं नेशनल स्टेज में है। और हम क्या करते हैं कि हम एक है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नेवर टॉक इल ऑफ द डेड। हम मरे हुए आदमी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, मतलब कोई बुरा नहीं कहना चाहते। और हम हर आदमी को एक देवता के रूप में बनाकर जो जीवनियाँ लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है। जबकि मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, और मैं जीवनियाँ बहुत पढ़ता हूँ तरह तरह के लोगों को, देसी विदेशी हर तरह के राइटर हों, राजनीतिक हों, सबके, तो उसमें आप देखेंगे कि किसी की जो धाक है वो कम नहीं हो जाती है अगर आप उनके बारे में कुछ जो चीज़ें बहुत कहें कि कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो भी लिख रहे हैं आप, तो उससे उनकी कुछ स्टैंडिंग में कमी नहीं हो जाती है। मैं आज्ञा को कम पसंद नहीं करना, मतलब मैं उनके लेखन से प्रभावित हूँ, लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ कि उनके जो जिंदगी में जो खामियां थी, जो उनकी जो जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द के लोगों के साथ उनका व्यवहार था, तो वो एक साहित्यकार के रूप में मेरे लिए कम नहीं हो जाते। वो मुझे यही दर्शाता है कि वो कितने ह्यूमननेस जिसको कहते हैं, आज्ञा को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो मुझे लगता है वो हमारे आपके जैसे उनमें भी खामियां थी, और वो सब चीज़ें बाहर आनी चाहिए। और आगे पिछले सदी के आप देख लें, 20वीं सदी के सबसे जिसको कहेंगे, जिसको अंग्रेजी कोलोशल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोलोशस थे वो पूरी 20वीं सदी के सबसे बड़े राइटर में से थे। मैं ये नहीं कहूँगा सबसे बड़े, मैंने दी बिगेस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उस जमाने के जो बड़े राइटर, उसमें इनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। और साहित्य में इनका जो रहा है हस्तक्षेप, वो अभी तक हमें देखने को मिलता है। नई कहानी, नई कविता, तरह तरह की चीज़। तो इसलिए मैंने आज्ञा पे लिखने की कोशिश की। और तो क्या कुछ ऐसा था जो नहीं आ सका इसमें, ऐसा कुछ इस पूरी किताब में कुछ ऐसा चैप्टर जो आप इंक्लूड न कर पाए? जैसे इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा था कि जब आप काम कर रहे थे तो कपिला जी का निधन हो गया 2020 में, वो बात नहीं, उन्होंने बात करने से मना कर दिया कि अब ये कि कुछ राज मेरे साथ चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो एक बहुत मुश्किल का काम था, क्योंकि आज्ञा और कपिला जी के जो रिश्ते थे वो मतलब जिसको कहते हैं डिवोर्स हो गया था बाद में। डिवोर्स नहीं हुआ था, एक प्रॉब्लम था, वो लोग सेपरेट हो गए थे और वो आज्ञा इला जी के साथ रहने लग गए थे। तो मैंने बहुत कोशिश की, और तरह तरीके जो मैं पत्रकार हूँ मूलतः, तो जो पत्रकार होता है कि इतनी स्टोरी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है कि कन्विंस करने के लिए, तो मैंने भी उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि आप बात कर लीजिए, आपकी बात भी आनी चाहिए। तरह तरह की भ्रांतियाँ तो मिलती थी, कहती थी सोचेंगे, देखेंगे। बाद में 2020 फरवरी में जब मैं लास्ट मिला, और तब तक उनकी सेहत भी बहुत खराब रहने लग गई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम प्रेम समझते ही नहीं, प्रेम इसलिए नहीं खत्म हो जाता कि कोई घर छोड़कर चला जाए, तो मेरी कहानी मेरे साथ ही जाने दो। तो इसलिए फिर, लेकिन आज्ञा के कागजों में फिर भी बहुत सारी कपिला की चिट्ठियां थी, उन दोनों का जो फाइनल वो जो चिट्ठी लिखते हैं कि अब हम अलग हो रहे हैं, वो थी। तो कहानी मतलब मैंने उसी के बेसिस पे लिखा, और मैं नहीं चाहता था कि लोगों के कहे सुने को उसमें लिखूं, इसीलिए मैंने जितना चीज़ आपने देखा होगा हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ फुटनोटेड है।
किससे किंवदंतियाँ, भ्रांतियाँ और लोगों के इंटरव्यू के बेसिस पे मैंने वो सब चीज़ें नहीं लिखी हैं, जो बहुत ही जाती है। हर चीज़ उनके कागज़ात में थे और उसी बेसिस पे लिखा है। और इसके पहले जो एक अज्ञे की बायोग्राफी आई थी, जिसमें अज्ञे के जीवन काल में आई थी, तो क्या उस समय अज्ञे ने कुछ चीज़ों को मास्क किया था उसमें? मतलब बहुत ज़्यादा। रिडैक्ट किया था कि यार ये नहीं जाना चाहिए, ये खराब है मेरे हाँ, जीवन के क्योंकि बारे में, ऐसा देखिए कुछ? वो जो जिसको कहते हैं ना आप अंग्रेजी में ऑथराइज्ड बायोग्राफी, हाँ। तो उनको जो उसके अलग-अलग अध्याय हैं वो उनको वो देख रहे थे। उन्होंने लंबा इंटरव्यू दिया था, उनके जितने और समकालीन लेखक थे, उन लोगों ने भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें बहुत कुछ आता नहीं। कुछ चीज़ें आपको मिलती है जो आपको बेसिक फैक्ट चाहिए तो उसके लिए बड़ा काम का बायोग्राफी है। तो मैं अब लिखी हुई जीवनी पे मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी लेकिन अज्ञे ने कंट्रोल किया था उसको। हाँ, मतलब उसमें उनका हाथ था और उनकी जो 75वीं सालगिरह थी, उसमें उसको रिलीज़ किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें उनका काफ़ी मतलब हाथ था। लेकिन बेसिक फैक्ट्स वगैरह के लिए वो बहुत काम की जीवनी है वो। अच्छा, अज्ञे पे बात करें तो अक्षय जी, उसके पहले मैं आप पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो एक आपसे जुड़ी एक घटना बहुत प्रचलित है। आपको पत्रकारिता का एक पुरस्कार मिला था आपकी किताब के लिए, गीता प्रेस वाली किताब के लिए, और उस पुरस्कार समारोह में आप गए नहीं। जी। क्या कहानी? क्या? कहानी कहानी कुछ नहीं है, बहुत सीधी सी कहानी है उसकी। उसमें कुछ उसमें कोई मतलब कॉन्स्पिरेसी या कोई हिडन थ्योरी नहीं है? कुछ हिडन थ्योरी नहीं है। मैं उस तरीके से मैंने कभी जिंदगी जी नहीं, ना मैंने पत्रकारिता वैसे की। तो था कि मुझे ऐसे माहौल में, ऐसे सरकार में, ऐसे जो पत्रकारिता हम और आप क्यों करते हैं, जो एक बेसिक रूल है पत्रकारिता का, निर्भीक बेबाक। आप जहाँ के सरकार में कोई मंत्री हमको आपको, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, कहे कि ये प्रेस वाला नहीं है, प्रेस्टिट्यूट है, जो कि बहुत ही विभत्स तरीके से पत्रकारिता को दर्शाता है। आप कुछ कहते नहीं हैं, आप पत्रकारों के लिए आपको एक बड़ी मतलब एक जिसको कहते हैं शेयर कंटेम्प्ट है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो मुझे मिल रहा था ये पत्रकारिता में, और उनका एक कैटेगरी है किताब के लिए जो मुझे गीता प्रेस के लिए मिल रहा था। तो मैंने पुरस्कार के लिए कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि पुरस्कार मेरे लिए बहुत मान्य था और मेरे लिए बहुत तो मैंने बोला मैं ऐसे समारोह में इनसे नहीं लेना चाहता। 2016 में था ना वो? 2016 नवंबर में शायद था, मुझे जहाँ तक। हम यहाँ पे रामनाथ गोयनका की पुरस्कार की बात कर रहे हैं, और उस पुरस्कार को प्रेजेंट करने उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। इस समय अक्षय मुकुल जी ने मना किया था। अक्षय जी, अब हम लोग बात करते हैं, अज्ञेय पे बातचीत हो गई, कैसे जीवनी प्रकाश में आती है। इस किताब में शुरुआत में ही आता है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए, लेकिन जब हम मेनी लाइव्स ऑफ अज्ञेय की बात कर रहे हैं तो इसको मुझे लगता है कि इस पे थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। अज्ञेय की सेक्सुअलिटी पे थोड़ा सा संदेह होता है, या उसको लेकर कई सारी थ्योरीज बनती हैं, हिंदी स्फीयर में भी बनी ही हैं। शेखर एक जीवनी जिसका आपने जिक्र भी किया है कि उसमें ग्लिम्स आता है कि अपने एक सहपाठी के प्रति वो आकर्षित थे, और बाद में आता है कई जगह पे कि अपनी एक कजिन के प्रति शायद आकर्षित थे, जिसको लेकर उनकी पत्नी ने भी, संतोष जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी ने भी कहा था एक पत्र में कि जो भी जीवन जियो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई पत्रकाशय जो था, है पत्रकार से लिखा है मैंने। हाँ, फुटनोटेड है जी। हाँ। तो इसको लेके बहुत चर्चा, अज्ञेय के जीवन में उनके इस पूरी सेक्सुअलिटी को लेकर क्या कंफ्यूजन चल रहा था, या कुछ चल रहा था कि नहीं चल रहा था? फ्यूजन देखिए, ये उसको एक जिसको कहते हैं उसको समझने की थोड़ी एक जरूरत ये है। अगर आप देखें तो अज्ञेय के का रिश्ता अपनी माँ के साथ बहुत जिसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। तो भारतीय घरों में जो पहली महिला जो हम इंटरेक्ट करते हैं घरों में, माँ हैं, बहनें हैं, कजन्स हैं, उनसे होता है। और तो ये इस तरह का उनका ये अपनी जो उनकी
कजन है उनके साथ इस तरह का वो रिश्ता, और वो लंबा रहता है। इंदुमती नाम था। इंदुमती नाम जी। है उनका। और उनके साथ वो जब मेरठ मेरठ जाते जी। हैं तो वो भी मेरठ में पढ़ा रही हैं, बाद में बहुत जगह जगह काम किया। और ये रिश्ता जो है इन दोनों का, उसकी वजह से आप देखें संतोष का, जैसे आपने जिक्र किया, वो लिखती हैं कि शादी के एक हफ्ते या कुछ दिन बाद ही देखती हैं कि शादी का अंगूठी जो पहनना था अज्ञे को, वो उन्होंने पहना हुआ है, और वो संतोष नाराज होती है कि क्या हो रहा है कि मेरी शादी का अंगूठी कोई और पहना हुआ। संतोष जी की अंगूठी इंदुमती पहनी रहती हैं। नहीं, अज्ञे की अंगूठी इंदुमती ने पहना हुआ है, और ये संतोष को नाराज वाजिब है। आप देखें तो उनके भाई जो हैं वत्सराज, वो भी उनको लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम करेगा तुम्हें, और इंदुमती के साथ कुछ मतलब तुम्हें अब मतलब इसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें तुम्हारी जिंदगी जो अपनी निजी जिंदगी है उसमें प्रॉब्लम होगा। आप देखें उनकी जो फिर प्रेमिका है कृपा सेन भी लिखती है कि तुम सिर्फ इंदुमती को ही प्यार करते हो, और जब तक तुम उस साये से नहीं निकलोगे बड़ा मुश्किल है। तो ये सब चीजें मैंने किंवदंती और कहे सुने पे नहीं लिखा है, ये चिट्ठियां हैं जो उनके निजी कागजात में थे उसके बेसिस पे लिखा है। तो ये एक रिश्ता है जो, और वही आप देखें तो फिर शेखर एक जीवनी में भी आता है। जब शेखर एक जीवनी का जब मैन्युस्क्रिप्ट पहली बार वत्सराज पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पिताजी बहुत नाराज होंगे इसको पढ़ के, क्योंकि तुमने किस तरह का चित्रण किया है, मतलब माँ के पिताजी का ये रिश्ता, शशि का जो उसमें जो चरित्र, मैंने जो एक पात्र जो है, तो और ये सेक्सुअलिटी का लास्ट में जब देखें, जब उनका और अज्ञे का और संतोष का जब वो हो रहा है, तलाक हो रहा है, तो उस तलाक में एक पूरा एक्सचेंज है जब वो कहती हैं कि जल्दी हो जाएगा हमारा तलाक अगर तुम ये लिख कर दे दो कि मैं इसके शादी को, जिसको कहते हैं कंज्यूमेट करने के लायक नहीं था। इम्पोर्टेंट था जो बाद में कपिला जी से विवाह के समय ये बात फिर से एक बार उठती है हल्के सुरों में। वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो ज्यादा वो सब चीजें ना, एक हिंदी के वो एक गॉसिप की दुनिया की बात थी, वो कहीं मुझे कागजात में नहीं मिला, तो उन सब चीजों से मैं दूर रहा हूँ। तो वो प्रॉपर आप देखें तो उनके तलाक का एक वजह ये बताते हैं, और इनके संतोष के जो शायद एक रिश्तेदार हैं जिनसे अज्ञे का एक्सचेंज भी होता है, जहाँ अज्ञे ये भी कहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाया शादी को कंज्यूमेट। तो वो कहते हैं कि जो संबंध होते हैं वो सिर्फ सेक्सुअल ही नहीं होते हैं, संबंध जो नारी और पुरुष का होता है वो काफ़ी तरीके से हो सकता है, तो आप साथ रह सकते हैं। तो वो एक्सचेंज है प्रॉपर, तो वो सब एक्सचेंज लिखा हुआ। तो ये है उनके सेक्सुअलिटी की कहानी। लेकिन आप देखें तो फिर कृपा सेन के केस में आप ये भी देखते हैं कि उन्होंने एक उनका भी मतलब गर्भवती हो जाती हैं वो। तो ये पता नहीं कहाँ तक ये शादी से छोड़ने का एक बहाना था, क्या था, ये किसी को पता नहीं। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो कागजात में है, जो एक्सचेंज है एक अज्ञे और संतोष के एक रिश्तेदार के बीच, उनके शायद बहनोई या कोई है उनके साथ, और जो उनके तलाक में जो संतोष लिखती हैं लास्ट में कि तुम ये अगर ये पैरा डाल दो अपने एफिडेविट में तो जल्दी हो जाएगा, और बॉम्बे में उनका फटाफट तलाक भी हो जाता है। तो ये है उनके जो पूरी सेक्सुअलिटी की कहानी। उसमें आपने कृपा जी का जिक्र किया, और वो मैं पढ़ रहा था, वो इतना मार्मिक और इतना उसको किस तरह से परिभाषित किया जाए मुझे समझ में नहीं आता है कि उसमें, क्योंकि चूंकि आपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लिखा है, कई सारे चीज़ों का आपने हवाला दिया है, तो जब ये चले जाते हैं असम, सेना में चले गए रहते हैं, और काफ़ी बात की बात है, मैं थोड़ा सा अपने रिसर्च का क्रम ही भंग कर रहा हूँ खुद से, क्योंकि ये बात उठ गई। तो वो जब चले जाते हैं असम, सेना में चले जाते हैं, और वहाँ पे उनको कृपा खत लिखती हैं, और खत का जवाब नहीं आता है दूसरी ओर से,
कई सारे तार और कई सारे पत्र भेजे जाते हैं, और फिर भी उसके आसपास ही वो लोग एक उत्तराखंड में कहीं पे डलहौजी में या कहीं पे शायद डलहौजी नहीं, कहीं और उत्तराखंड में हाँ, कहीं, हाँ, कहीं मुलाकात होती है उनकी एक ब्रीफ पीरियड के लिए, और किताब में लिखा है कि कृपा प्रेग्नेंट होती हैं फिर, और फिर वो अबॉर्शन करवाती हैं, और फिर अज्ञेय को पत्र में लिखती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे जो हमने 3 दिन साथ में गुजारे, मुझे उसका कोई गुरेज नहीं है, कोई मेरे लिए कोई भी शर्म की बात नहीं है, वो जैसा उन्होंने कहा है। तो कृपा वाला एपिसोड भी काफ़ी है कि उसके बाद उनके घर वाले मना कर देते हैं, कृपा बोलती भी है कि आइए आप तो मिलिए, तो उनके घर वाले मना कर देते हैं कि ये जो भी हुआ है आप मत आइए। हाँ, उनके पति वो असल में देखिए, जितनी प्रेमिकाएं और उनके जो रिश्ते थे, 2 पत्नियां, अगर उसमें आप देखें तो अगर कोई एक महिला है जो बहुत स्ट्रांग है, और अज्ञेय को इसलिए, अज्ञेय को मतलब जिसको कहते हैं ना बराबर का के लेवल पे आकर उनसे डील करती है, वो सिर्फ कृपा सेन। वो जब चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो नाराज भी होती हैं, वो कहती है कि देख लो मैं मराठा महिला हूँ, ठीक है, तुम ये जवाब नहीं देने का क्या रिवाज है। और उनको बेइंतहा, मतलब एक दिन में कोई प्रेमिका, वो राखी भेजती हैं उनको, वो कहती है मैं तुम्हें राखी भेज दूंगी अगर तुमने इस तरह से किया। वो एक दिन में 4 प्रेम पत्र लिखती है, और वो चारों प्रेम पत्र अलग है। अगर आप चारों को पढ़ लें तो लगेगा कि ये उसके पास हर 4 चिट्ठियों में नई चीज कहने को है। तो वो कमाल की, मतलब जहाँ तक, और वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो बांग्ला जानती हैं, उर्दू जानती हैं, अंग्रेजी तो जानती ही हैं, और उनकी जो चिट्ठियाँ आप देखें तो इम्पेकेबल जो वर्ड है, क्या अंग्रेजी लिखती हैं, क्या प्रोज है, और वो सब कुछ जिसको कहते हैं ना पूर्णतः समर्पित है, लेकिन वो फिर भी जो है कि वो जवाबदेही करती है, जवाब मांगती है कैसे। और वो उनको ये नहीं पता है कि अज्ञेय के 100 चिट्ठियों, कृपा की 100 चिट्ठियों का जवाब वो एक चिट्ठी में देते हैं। अज्ञेय की वो आदत है, वो बीमारी है, वो सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ भी, कि और सबका एक ही कंप्लेन है कि मैं 4 चिट्ठी लिखता हूँ, आप जवाब नहीं देते। तो जब उनको देना होता है, जिनको उनको उनके हर चिट्ठी का जवाब देते हैं, तो अज्ञेय और कृपा का रिश्ता जो है वो जब मैंने बहुत ही अद्भुत रिश्ता है, और नदी के द्वीप की रेखा है वो। और आप देखेंगे कि नदी के द्वीप में जो चिट्ठियां लिखी है रेखा को, वो तो ओरिजिनल रियल लाइफ में कृपा को भी लिख रहे थे वही चिट्ठियां। जब वो पूरा उन दोनों के बीच बहस होता, वो कहती कि तुम मत जाओ, ये तुम क्या करोगे युद्ध में जाके, राइटर हो तुम, क्यों जा रहे हो, मूर्ख जाते हैं लड़ाई लड़ने। तो उसका पूरा जवाब जो लिखते हैं, वो एक उनकी किताब है आत्मनेपद, उसमें वो चिट्ठी छपी हुई है बिना नाम के, वो तो इनकी चिट्ठियों में पढ़े थे वो जवाब। तो लगा रही ये तो ही जवाब है, और ये कृपा को ही जा रहा है जवाब, क्योंकि कृपा उनको क्वेश्चन कर रही है क्यों जा रहे हो तुम। और कृपा वहाँ भी जाके मिलती है, और वहीं पे उनका जो अबॉर्शन का पूरा होता है, और उसके बाद वो टूट सी जाती है, क्योंकि वो कहती हैं कि क्योंकि अज्ञेय बाद में कृपा की चिट्ठियों से पता चलता है कि कृपा को वो दोष दे रहे हैं कि वो जो बच्चा जो ये हुआ है अबॉर्शन, तो तुम्हारी वजह से। वो कहती है कि मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम तैयार नहीं थे। अच्छा, तो बड़ा एक्सचेंज है, वो किताब में है पूरा। हाँ। वो और वो इस बात को लेकर वो नाराज हो जाती बाद में यहाँ। लेकिन वो प्यार का जो जिसको कहते हैं प्यार का ये आलम है कि शादी हो जाती है उनकी किसी से, और शादी के बाद भी कहती है कि देखो तुम मेरे पति से दोस्ती कर लो तो हमारे घर, मतलब ये हम फिल्मों में देखते आ सकोगे। और वो जो उनके हस्बैंड है राव, आर्मी के हैं, वो डॉक्टर हैं आर्मी के, उन्होंने कृपा की बहुत मदद की जब बीमारियों में, बीमार थी जब। तो वो कहते हैं अज्ञेय को चिट्ठी लिखते हैं कि मुझे पता है आपके और कृपा के रिश्ते के बारे में, तो आइडिया ठीक नहीं है, ना आए तो ज़्यादा सही होगा। उसके बाद वो दोनों नहीं मिलते। फिर वो यूरोप में जब वो जाते हैं तब वहाँ पे राजा राव बताते हैं कि यहाँ पे कृपा यहीं यूरोप में कहीं कहीं घूम रही है। तब तक इसका मतलब है वो राव से भी उनकी शादी टूट चुकी होगी तब तक। जी। आगे चेन्नई गए, चेन्नई से लाहौर गए, और लाहौर एक बड़ा, ये पढ़ाई लिखाई की बात हम कर रहे हैं उस समय की,
लाहौर पहुंचते हैं और उसी समय 1928 के आसपास, 28 में ही शायद HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है। HSRA का गठन होता है, लेकिन अगेय तुरंत HSRA से नहीं जुड़ते हैं। साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम करने के पहले कांग्रेस हिंदुस्तानी सेवा दल में काम करते हैं। और रावी नदी के किनारे कांग्रेस का कैंप लगा रहता है और वहाँ पे वो देखते हैं कि उनको ये लगता है कि कांग्रेसियों का काम है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो लाठी खा के चुप होके लेट जाओ, और मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा जी, ठीक है, ये सही नहीं है, अब साबुन बनाया जाए या साबुन की फैक्ट्री में काम किया जाए। मतलब मैं उसको थोड़े से उस भाषा में नहीं कह रहा हूँ जैसे आपने लिखा है। और साबुन फैक्ट्री में वो साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, क्या कहानी है? वो बेसिकली वही जो आपने सही कहा कि वो पहले जो उनका मन कांग्रेस के वो कैंप जो लाहौर कांग्रेस है उसमें वो जाते हैं, बड़े क्लोजली देखते हैं कि क्या हो रहा है कांग्रेस में, और वो कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है, इससे तो कोई आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होगी, लाठी खा रहे हैं आप और चुप बैठे हैं और लोग जो मर्जी, और कैंप के अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, तो ये एक्शन होना चाहिए, मतलब उनको एक्शन चाहिए। और तब तक वो ऑलरेडी उनका थोड़ा थोड़ा जो झुकाव HSRA की तरफ है, और तब फिर उसके बाद वो काफ़ी पूरे रूप से जुट जाते हैं उसमें। और क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट थे, उनको वहाँ पे उनको बम बनाने की उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो उसमें वो उनको साइंटिस्ट नाम दे दिया जाता है और उनको दिल्ली बुलाया जाता है कि हिंदुस्तान सोप फैक्ट्री जो है ये एक तरीके से ये फ्रंट है, कोई साबुन नहीं बन रहा था वहाँ पे, उन्होंने झंडे वाला में बोर्ड लगा रखा था और अंदर बम का काम होता था, अंदर बम बनते थे, अंदर बम बनने, यही झंडे वालन में, यही झंडे वालन में। तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल अगर आप देखें जो उनके पूरे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे आर्काइव्स में, तो बहुत डिटेल है उसमें कि किस तरह से लोग उसमें उनमें कुछ लोग मुखबिर हो गए बाद में, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि क्या होता था और आगे क्या करते थे, तो वो काफ़ी लंबा उसमें वर्णन है। लेकिन इससे पहले कि बम बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कुछ किसी ने मुखबिरी कर दी और वो रेड होता है और उससे पहले आगे भाग जाते हैं और बाद में वो अमृतसर में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और वो फिर स्टेशन के पास, शायद अमृतसर स्टेशन के पास उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर उनको दिल्ली लाया जाता है और पास में असबाब भी मिलता है, हाथ में कुछ मिलता है उनके पास से, और वो दिल्ली लाए जाते हैं, फिर दिल्ली में जेल में रहते हैं लोग यहाँ पे, फिर उनको बाद में थोड़े दिन मुल्तान के जेल में, तो ये लंबा एक प्रोसेस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल का चलता है। ये लोग ट्रायल को बार बार डिस्टर्ब करने का भी प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा, वो हर ट्रायल कायदे न चले, और वो बहुत उसमें सफल भी होते हैं, इतने सफल होते हैं कि ब्रिटिश सरकार कहती है कि यार अब हम थक गए, हमारा खर्चा हो रहा है इतना, इस सब रोज बैठते हैं, कुछ होता ही नहीं, कभी किसी चीज को लेकर, कभी पर्दा नहीं है तो कपड़े नहीं है तो हथकड़ी उतारो, खाना ठीक नहीं है, मतलब इस तरीके से उन्होंने फाइनली उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट में डाल दिया और ये सब बरी हो जाते हैं। 1933 के आते आते सब बरी हो जाते हैं। तो ये काफ़ी जो है वो बहुत सफल रहा इनका जो पूरे इनकी जो योजना थी डिसरप्ट करने की। साबुन फैक्ट्री में पिक्रिक एसिड बनाते हैं चूहों पर, उसका उसको पहले जो ट्राई करते हैं, क्या था पिक्रिक एसिड वाली कहानी? वो बेसिकली बम बनाने से पहले आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, केमिकल कितना असर होगा, कितना क्या करना है। अच्छा। तो जो होता है कि हर प्रयोगशाला में सबसे पहले जो होता है चूहों पे ही किया जाता है, तो वो चूहों पे वो ट्राई करते हैं, सब कुछ चूहे मरते हैं, तो उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि ये भी है कि उससे पहले रावी नदी के किनारे जब ये लाहौर में थे, भगवती चरण बोरा का निधन हो जाता, और वो भी बड़ी मतलब एक पे कहें तो अपनी गलती से वो लूज था बॉम्ब, और कुछ लोग कह रहे थे इसको ठीक से हैंडल करो, लेकिन होता उसका पिन निकाला और वो उनका पूरा हाथ ले गया, वहीं पे फिर उनका डेथ हो जाता है। तो ये थोड़े घबराए हुए से थे और ये लोग बहुत ज़्यादा फिर संभल कर काम करते, बड़े अच्छे तरीके से ट्रायल करके, तो वो पिक्रिक एसिड और दुनिया भर की चीज़ें, बड़ा डिटेल है केमिकल की, ये फैट लाया गया और ये पिक्रिक एसिड लाया गया और कैसे ट्राई किया चूहों पे। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है उनके वो जिंदगी का। वो और कुछ लोग साबुन फैक्ट्री का फ्रंट चलाते रहने के लिए घूम के साबुन और डिटर्जेंट बेचते भी थे लोग, कुछ साबुन भी बनाते थे उनसे, और साबुन बेचते भी थे, और साबुन दुकानों में जो होता है जाकर
बहुत छोटे स्केल में, तो दुकानों में अपना साबुन देकर आते थे ये लोग। अच्छा, जब वो जो इनकी ट्रायल के लिए जो एक स्पेशल कमीशन बनाया गया था, जी। इसका खर्च बहुत लंबा हो गया था, हम्म, और वो अगेय की लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड है। इस समय वो बाहर आते हैं और ये कह देते हैं कि मैं इस पूरी आज़ादी की लड़ाई में कहीं शामिल ही नहीं था, और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, और कांग्रेस के लोगों पे आरोप लगाते हैं कि इन्होंने मुझे फ्रेम किया है। क्या क्या क्यों कर रहे थे देखिए, अगेय? इसको समझने देखने के के लिए। इसका ये बहुत बहुत ही अहम सवाल है, और इसको समझने की मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि ये पूरा हो रहा है। ये खुद अगर आप देखें ट्रायल कोर्ट में मैंने जो लिखा है, जब वो चल रहा है कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी, तो वहाँ कह रहे हैं हमने ये नहीं किया। लास्ट में जब ये एक डेस्परेशन भी है, उम्र का तकाजा है वो, कि आप थक चुके हैं, आप जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, आप जेल में 21-22 साल 20-21 साल के हो चुके हैं हम। 20-21 साल के हो चुके हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि आपके ही क्रांतिकारियों के ग्रुप से कुछ लोग मुखबिरी करके निकल गए। चंद्रशेखर आजाद को मार चुके हैं ये लोग, ब्रिटिश सरकार मार चुके हैं इलाहाबाद में। उसके बाद ये अचानक ये कोर्ट एफिडेविट है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, जो कि उनके कागजात में जो मैंने लिखा है। अब इसको समझने का एक तरीका ये है, कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका माफीनामा है। हाँ, कई लोग कहते हैं, हिंदी के स्फीयर में ये बहस होती है कि सावरकर के बराबर इसको कई लोग इक्वेट करने लगते हैं इस पूरी बहस को। हाँ, मतलब ये एक है जो प्रश्न, तो ये प्रश्न उठता है, तो इसको मतलब मैं और देखने के लिए जो करीब 1500 पेज के जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के पेपर्स हैं नेशनल आर्काइव में और दिल्ली स्टेट आर्काइव्स में, वो मैंने बहुत देखा तरीके से, कहीं छूट ना गया हो, कहीं कुछ हो। ये जो पूरा है उनके ये मानने का, जो ये कह रहे हैं कि मैं था ही नहीं, मैं साइंटिस्ट था ही नहीं, उस दिन तो मैं वहाँ था, और दुनिया भर के उनके कॉलेज के जो स्टाफ हैं, लाइब्रेरियन है, तो कोई है कहता नहीं वो हमारे पास था, ये था। एक वो पूरा एक तंत्र खड़ा किया जाता है कि जो कहता है कि अज्ञे तो था ही नहीं, अज्ञे को तो पता ही नहीं है, अज्ञे तो ये, तो उसको माफीनामा के रूप से ये भी बहुत लोग देखते हैं। अभी उस दिन मैं कोई और एक इंटरव्यू कर रहा था, वहां पे उन्होंने मुझसे यही पूछा कि क्या ये माफीनामा था। कहने को मतलब अगर आप देखें तो उस तरीके से नहीं है जैसे सावरकर की माफी, लेकिन है कि ये कंप्लीट डिनायल है, जो कि ये अचानक कैसे हो रहा है, जबकि आप वो जो 1000 पेज 1200 पेज जो हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के, जब दिल्ली में चल रहा है ट्रायल, वहां तो आप कुछ नहीं कह रहे, वहाँ तो आपको बार बार कहा जा रहा है कि बस ये बहुत खतरनाक लोग हैं। और उसके बाद अगर आप आ जाएं दूसरे विश्व युद्ध के समय में, जब ये लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार जब ये जाते शिलोंग, तो सिडनी बोल्ट एक कैम्ब्रिज के थे, वो उनके बारे में भी काफ़ी जिक्र है। तो सिडनी बोल्ट कहते हैं कि जब आगे आए तो इनको ब्रिटिश सरकार ने बोला इनको रिवॉल्वर नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक किस्म का एक क्रांतिकारी रहा हुआ है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई, तो उसको मैंने क्या किया कि मैंने ये होता है ना, कभी कभी आप पढ़ने वालों पे छोड़ दीजिए इसको, कि जो भी इन्फ्रेंस निकालना है, क्योंकि वो मैंने लिखा तो है ही कि पूरा जो कहते हैं पूरा डिनाई करते हैं सब चीज। और इस समय तक लेकिन अज्ञेय को उनका नाम, ये प्रचलित नाम मिला नहीं था। इसके बाद जैनेंद्र की हेल्प से जो पहली बार छपा, हाँ, वो जेल में रहते मिल गया था उनको। अच्छा। जेल में रहते, क्योंकि वो जेल में थे, और 2 कहानियां उनके जेल में उनके साथ थे विमल प्रसाद जैन। तो विमल प्रसाद जैन से आगे की बात है, हाँ नहीं, हाँ छपी है वही, उससे थोड़े पहले वो जेल में ही थे, और विमल प्रसाद जैन आगे के अच्छे दोस्त थे, और वो भी क्रांतिकारी थे, और जैनेंद्र उनके रिश्तेदार थे दूर के, तो जेल में मिलने आए थे उनसे। तो इन्होंने 2 कहानियां पकड़ाई कि ये कहानी है इसकी और आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने दोनों कहानी प्रेमचंद को दे दी। तो प्रेमचंद ने कहा एक कहानी के लिए तो आपको 5000 रुपये देने होंगे मुझे, क्योंकि ये कहानी छपेगी तो ब्रिटिश सरकार में प्रेस बंद कर दे, दूसरी मैं छाप दूंगा, लेकिन लेखक कौन है? तो कहते हैं ये अज्ञेय है, अज्ञेय, क्योंकि उनका नाम तो जान नहीं सकता था, क्योंकि जेल में थे, जेल से उन्होंने स्मगल करके कहानी बाहर भेजी थी। अज्ञेय का मतलब जिसे जाना न जा सके, अननोएबल, हाँ अननोएबल, जिसको जाना न जा सके। तो प्रेमचंद, अगर आप वो जागरण का वो अंक देखें जो टोक्यो यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में है, तो उसमें लिखा हुआ है श्रीयुत अमर वल्लरी, श्रीयुत अज्ञेय।
अच्छा। तो वो अब क्या हुआ कि उसके बाद वो नाम उनको बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन है कि पहले ही नाम इतना लंबा है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, और फिर आप कह रहे हैं अज्ञेय, हीरानंद अज्ञेय जी के पिता का नाम पिताजी था। का। तो सच्चिदानंद तो अज्ञेय जुड़ गया, और वो मतलब उनको पसंद नहीं आया, लेकिन होता है कभी कभी वो नाम अपने आप में विख्यात हो गया और वो हमेशा के लिए रह गया। अच्छा, पिताजी का जिक्र आ गया तो अज्ञेय का अपने पिताजी के साथ बड़ा वेवलेंथ, पिताजी के साथ संबंध की बड़ी ऊपर और नीचे रही है। हाँ, शुरुआत में तो पिताजी के संबंध बहुत गड़बड़ था, पिताजी को लगता था, फंड पिताजी ने रोक दिया लंबे समय तक कि पैसे नहीं दिए जाएंगे। आप किताब दी तो किताब पे लिखा कि दुर्भाग्य से तुम जेल में हो। एक्टिविज्म नहीं पसंद आया फिर, लेकिन बाद में मुझे लगता है जब लिखना लेखक के रूप में ख्याति देखी उन्होंने सच्चिदानंद की, तो उनको लगा कि ठीक है लड़का हमारा, ऐसा कुछ मतलब। हाँ देखिए, उनके जितने 10 जो उनके बच्चे थे उसमें आप उनके सबसे जो चाहते थे अज्ञेय थे। तो ये भी होता है, जो आपको बहुत चाहता हो, अगर वो रास्ते से थोड़ा इधर उधर हो तो ज़्यादा आप ज़्यादा बुरा फील करते हैं कि यार ये इससे तो बड़ी उम्मीद थी, ये क्या कर रहा है। तो अज्ञेय को बचपन में अगर आप देखें तो पिताजी के साथ जितने वो जाते थे, जब अपने आर्कियोलॉजी के एक्सकवेशन में, और अज्ञेय के पिताजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे और एपिग्राफिस्ट थे, तो अज्ञेय को लेकर जाते थे। अज्ञेय को इसलिए बाहर रहना, उनकी आयावरी वगैरह जो है उनके पिताजी से ही आई है। और लेकिन उनको लगता है कि ये पढ़ रहा है ठीक से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में भी इसने अच्छा किया है, यहाँ भी पढ़ रहा था, ये अचानक ये जो जेल, ये क्रांतिकारी, तो होता है कि एक उनके अंदर वो बहुत इस बात का उनको बहुत दुख है कि ये बेटा मेरा चहेता था और ये जा रहा है। हालांकि जैसे आपने कहा, उनकी जब एक कविता छपती है एशिया मैगजीन में, तो गर्टूड सेन जो उनके एडिटर थी, उन्होंने लिखा कि अरे ये तुम्हारा बेटा है, मुझे नहीं पता था। और एक ही अंक, एशिया के एक ही अंक में पिताजी की भी, वो न्यूयॉर्क से छपती थी वो, पिताजी की भी छपी है लेख और बेटे का कविता छपी अंग्रेजी में। तो पिताजी बड़े उससे खुश होते हैं, और कहीं और किसी सभा में जाते हैं, वहाँ कोई कहता है कि तुम बहुत बड़ा लेखक बन गया है, तो आके इसको चिट्ठी लिखते हैं कि अरे तुम बहुत बड़े लेखक हो गए। लोग, मैं कहीं गया था और लोग पढ़, लेकिन इसलिए बार बार उनको लगता है कि अज्ञेय को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अज्ञेय भी उनसे क्लोज है, लेकिन वो क्लोजनेस उस तरह का नहीं है जिसमें सिर्फ मीठी बातें कही जाए। वो जब ये नौकरी करने आगरा चले जाते हैं तो कहते हैं कि यार मेरी तो पूरी जिंदगी अकेले गुजर जाएगी लगता है। महाबलेश्वर में कहीं बैठे हैं कि तुम आगरा चले गए 80 रुपए की नौकरी के लिए, मैं तुम्हें 100 रुपये हर महीने दे देता, तुम मेरे पास रहते। लेकिन वो है कि वो पिता का जो एक वो पर्सनालिटी, जो उनका साया है ना, वो काफ़ी लार्जर देन लाइफ साया, वो काफ़ी दबंग और काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं, और होता है हर चीज़ में डोमिनेट करने वाला कि बच्चों की ज़िंदगी में उसको क्या करना है, नहीं करना है। वो तो हर बच्चा जो होता है कि दूर रहना चाहता है, कि थोड़ा एक दूरी बनी रहे। लेकिन है कि अज्ञेय से वो काफ़ी क्लोज है, और अज्ञेय से वो काफ़ी मतलब अज्ञेय के जितनी के पुस्तकों से और इससे वो मतलब काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, उनमें एक जिसको कहते हैं बहुत प्राउड फील करना, वो बहुत ज़्यादा एक वो दिखता नहीं है वैसे, लेकिन आप चिट्ठियों में देखेंगे तो लगेगा कि यही उनके चाहते हैं। अच्छा, अज्ञेय को उस समय तक लगातार नौकरी की तलाश थी, लगातार उधर पत्र लिखना और ये करना, और फिर अचानक से अज्ञेय आर्मी में चले जाते हैं, जिसके बाद उन पर यही आरोप लगते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार के एजेंट थे वो, उनके लिए जासूसी करते थे। क्या करते थे अज्ञेय आर्मी में, जब वो शिलोंग वगैरह में पोस्टिंग में, क्या काम था उनका? देखिए, कैप्टन व्यासायन कहा जाता था ना? हाँ, उनका नाम कैप्टन का रैंक दिया था, कैप्टन रैंक थी। इन लोगों की कोई आर्म्स ट्रेनिंग और कुछ, इनका काम था कि जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो जमीनी स्तर पे गांव में, और इस पे जो जापान के एंट्री को लेकर काफ़ी ब्रिटिश सरकार बहुत जिसको कहते हैं बहुत चिंतित थी, और तो इसलिए ये थे वहाँ पे। तो इनका काम था गांव में तलाश लेना, लोगों से बात करके
कि किस चीज़ की का प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्या कमी है, लोग क्या सोच रहे हैं, कितने नाराज हैं ब्रिटिश से। तो उनकी बड़ी लंबी रिपोर्ट एक है जो मैंने किताब में लिखी है कि वो कह रहे हैं कि अनाज किस तरह से काले बाजार में बेचा जा रहा है, पैसे, लोग गरीबों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा। तो काफ़ी डिटेल 1-2 रिपोर्ट तो क्या इसको एक तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं कहा जा सकता? मतलब काम इंटेलिजेंस गैदरिंग में हाँ, वो आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है, क्योंकि उनकी तो कोई ट्रेनिंग थी नहीं, लेखक आदमी थे। अब वो अकेले नहीं थे, जैसे बहुत बड़े जो लेफ्ट के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं तारिक अली, उनके पिताजी अजहर अली खान है, उसमें सिडनी बोल्ट का मैंने जिक्र किया था, सिडनी बोल्ट है, और उन्होंने वो पूरी किताब लिखी है उस पूरे दौर के बारे में, सिडनी बोल्ट ने। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ एक लेवल पे इंटेलिजेंस गैदरिंग है और वो बाद में चले आते हैं। लेकिन जो लांछन एक है कि आगे उन जासूसी कर रहे थे और उनको नौकरी मिली इसकी वजह से, वो सही नहीं, वो तथ्य के परे। आप देखें तो आगे को आते हैं, फिर 2 साल बाद भारत आज़ाद हो जाता है और वो ऑल इंडिया रेडियो की समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी वो आधे टाइम गायब रहते हैं अपनी यायावरी की वजह से, और उनके पैसे कटते रहते हैं। तो एक लेक्सिकॉन का काम हो रहा है, वो भी नहीं होता। और 47 के बाद ऑल इंडिया रेडियो पूरा बिखर जाता है, जो बड़े बड़े दिग्गज थे कुछ पाकिस्तान चले जाते हैं। उसमें आगे जब कहते हैं 47 के बाद कि मुझे नौकरी चाहिए फुल टाइम, तो कहते हैं कि अब तुम यूपीएससी के थ्रू आओ। तो उनको कभी भी सरकारी कोई नौकरी, अगर उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जासूसी की, आप इंटेलिजेंस गैदरिंग तो ठीक है, लेकिन उसके एवज में क्या मिला? तो आप देखें तो एवज में कुछ नहीं मिला। वो हमेशा उनकी आयवरी चल रही है, कोई नौकरी नहीं है। वो आर्मी से लौट के आते हैं तो अपने पैसे से सब कुछ बेच के सब लोग मिलके पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो प्रतीक मैगजीन, इलाहाबाद चले जाते हैं, वो भी नहीं चलता। फिर दिल्ली आ जाते हैं, वो थॉट में काम करते हैं, फिर वो कांग्रेस को सीसीएफ का पीरियड है। तो कभी भी उनकी वो स्थिरता नहीं रहती। वो सरकार की ब्रिटिश में जाने के बाद, ब्रिटिश सरकार में काम, वो आर्मी ज्वाइन करने के बावजूद, आर्मी से लेकिन बाहर आने के बाद वो एमएन रॉय के थोड़ा प्रभाव में आते हैं। एमएन रॉय से उनका पहला जो परिचय है वो आगरा में, जब वो वामपंथी विचारक थे और इससे आगे बहुत ज़्यादा गए। एमएन रॉय और उनकी पत्नी एलेन रॉय दोनों से बहुत क्लोज थे गए, और उनकी पत्नी कपिला भी। और इनका पहला जो मिलने का काम होता है वो 1900, ये सैनिक के ज़माने में होता है। सैनिक के टाइम में ही एमएन रॉय भी जेल से छूटे हैं, और वो पूरे यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम यूपी कहते हैं, उसमें गांव-गांव घूम रहे हैं किसानों की हालत को लेकर। और आगे का वो फेज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आगे भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए मेरठ में। और एक उनकी चिट्ठी भी है, नेहरू को लिखते हैं कि मैं पूरा एक जत्था लेकर दिल्ली आ रहा हूँ, और नेहरू कहते हैं कि देखो आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अगर मैं दिल्ली में रहा तो उस दिन मैं आके उनको संबोधित करूँगा, लेकिन चीज़ें एक बार में सॉर्ट नहीं होती हैं। तो आगे का भाव उसी पीरियड में, जिसका मुझे प्रूफ नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं सहजानंद सरस्वती से भी मिले, जो बहुत बड़े किसान नेता थे बिहार से। तो एमएन रॉय से इनका फिर वो रिश्ता काफ़ी क्लोज रहा, बात तक, मरते दम तक एमएन रॉय के। और उन दोनों में, और खास के एलेन रॉय और के साथ उनके, आप देखें फूल पौधों को लेकर डिटेल डिस्कशन होता है। वो बिल्लियों को लगता है इनको बड़ा अच्छे, बिल्ली और कुत्ते, लेकिन बिल्लियां ज़्यादा। वो दोनों बिल्लियों का नाम भी रखा है उन्होंने, ईरा और रुफस, इस तरह के नाम है, और बिल्लियों पे लंबा चर्चा चल रहा है। तो बहुत उनके अच्छे रिश्ते थे। अच्छा, जिस समय आगे लिख रहे थे तो नेहरू से करीबी बढ़ी थी एमएन रॉय, और तमाम सर्किल्स में उठना बैठना लगा रहा था उनका। और इसी समय एक और कंट्रोवर्सी उनकी बात की वजह से स्पार्क हुई थी, वो एक जो आज भी चलती है कभी कभी, हिंदी भाषा को लेकर राष्ट्रभाषा बनाने की जो बहस है। तो बांग्ला लेखकों से बहस होती है, उनकी विवाद होता है, मतलब वो विवाद का स्तर दूसरा है। अभी वो फेसबुक वाली लड़ाई नहीं होती है अभी वाली। तो एक आप लेख लिखते हैं और
विशाल भारत हाँ। एक्चुअली 47 से बहुत पहले की बात है हाँ। जब ये विशाल भारत के संपादक हैं। हाँ, और विशाल भारत के संपादक है, और वहां पे बहस हो रही कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं होना चाहिए, और उसकी विविधता और उसके उस पे। तो जो बाद में आके अगेय में दिखता है कि वो बहुत बाद में एक जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट, जिसको कहते हैं हिंदी शॉविनिज्म, हाँ। बाद में दिखता है थोड़ा। लेकिन ये फेज जो है, जो मैं विशाल भारत की बात आप कर रहे हैं, उस फेज में उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो सबसे बड़ा मुझे बड़ा मजेदार लगता है वो किस्सा, इसलिए भी कि वो लड़ किससे रहे। पत्रकारिता का आप ये भी हालत देखिए कि मैंने किस स्तर पे और किस ऊंचे स्तर पे रहा होगा कि वो अपने मालिक से लड़ाई लड़ रहे हैं। विशाल भारत के मालिक है रामानंद चैटर्जी, और वो रामानंद चैटर्जी को निजी पत्र नहीं लिख रहे हैं। वो रवि बसार जो एक ग्रुप है जिसमें टैगोर भी हैं और ये सब है, उसकी कोई मीटिंग होती है और उसके बारे में विशाल भारत का ही एक जो अंग्रेजी मासिक है मॉडर्न रिव्यू, उसमें छपता है और उसको लेकर आगे अटैक करते हैं। उसमें रामानंद चैटर्जी का नाम भी लेते हैं। रामानंद चैटर्जी उनको निजी पत्र लिखते हैं कि यार तुम मुझे अटैक कर रहे हो, मैं हिंदी का विशाल भारत चला रहा हूँ जिससे मुझे हर महीने इतनी हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, और तुम मुझे कह रहे हो मैं हिंदी के खिलाफ हूँ। और ये बड़ा अच्छा बहस है, तो अकेले भी मानते नहीं हैं। और बाद में मतलब एक जो कहते हैं, फिर वो थोड़ा सा मतलब दोनों के बीच मामला सुलझ जाता है। हालांकि उसके थोड़े दिन बाद, कुछ महीनों बाद ही अगले का वहाँ से जाना, वहाँ से निकलने का काम शुरू होता है। और वो इस वजह से नहीं क्योंकि रामानंद चैटर्जी से उनका बहस हुआ था, कुछ इसलिए भी कि बनारसी दास चतुर्वेदी जो इनसे पहले संपादक थे, वो रिमोट से कह लें दूध से अभी भी विशाल भारत को किसी न किसी तरीके से अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, और वो बनती नहीं था, वो टसल था। अच्छा, ब्रिटिश सरकार के लिए जासूसी के आरोप थे, उसके बाद अब लगते हैं इन पे कि अमेरिकी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं, ये आरोप लगते हैं। और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम नाम की संस्था से जुड़े रहते हैं कई सारे लेखक, कई सारे राजनेता। अम्बेडकर थे, जो अम्बेडकर हैं, हाँ, के मुंशी, बहुत लोग गए उस मीटिंग में। हाँ। और लेकिन बाद में उस मीटिंग के बहुत साल बाद, करीब मेरे ख्याल से 16-17 साल बाद पता चलता है जाके कि CIA फंड कर रहा था उस पूरे फोरम को। क्या करते थे इस कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम में आगे, मतलब कितना एक ब्रीफ जुड़ाव था, लेकिन काम क्या था वहां पे? देखिए, ये कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम 1950 में ही बना था पूरी दुनिया में, पेरिस में। इसका पहला ऑफिस पेरिस में था, पहली मीटिंग बर्लिन में हुई थी, और 1951 में उसका इंडिया चैप्टर शुरू होता है, जिसमें मीनू मसानी आगे उसके सेक्रेटरी हैं। उसको ICCF बोलते हैं, इंडियन कमेटी फॉर कल्चरल फ्रीडम। और ये सबसे ताज्जुब वाली बात है कि 1950 में शुरू हुआ और 1951 में उसकी जो बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग थी, उसको दिल्ली में रखा गया। और उसमें दुनिया भर के बड़े राइटर्स आने वाले थे जो उससे जुड़े थे। आर्थर कॉशलर हो, एक से एक राइटर उसमें जुड़े। और 10 दिन भी नहीं बचे होंगे जब नेहरू की सरकार ने बोला कि हम दिल्ली में नहीं होने देंगे, और हम आपका इसलिए नहीं कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपका CIA और ये सब कोई वजह है। उनको पता भी नहीं था, हम इसको नहीं होने दे रहे, हमने अभी लेफ्ट वालों की भी एक मीटिंग कैंसिल की, तो आप कहीं और कर लीजिए। और 10 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग बम्बई शिफ्ट हो जाती है, और सब लोग आते हैं बम्बई में, और नेहरू के मंत्री के मुंशी जाते हैं वहाँ पे, जयप्रकाश नारायण है। तो वो जो एक पूरा वो एक दौर है जब अमेरिका कम्युनिज्म के कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन, हाँ, कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है, और वो अमेरिका बहुत ज्यादा घबराया हुआ है एंटी सोवियत, ये कम्युनिज्म के जो फैलाव से। तो ये कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम तैयार किया गया कि एक काउंटर कल्चर, मतलब तो उसके तहत जो बड़े राइटर्स हैं हर देश में, उनको स्कॉलरशिप दो, उनको लिखने में मदद करो, उनको अगर अमेरिका जाना है उनको ये मदद करो। तो इंडिया में जैसे क्वेस्ट मैगजीन हुआ, ब्रिटेन में एक और मैगजीन थी इनकाउंटर, उसको उनके पैसे से चल रहा था। उस पूरे बहस में एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि ये तय है कि ये बाद में, जैसे आपने कहा, 16-17 साल बाद निकल कर आए कि CIA इसको डायरेक्टली फंड कर रहा था।
और वो अब सब निजी, मैंने वो कागजात भी देखे हैं शिकागो में, सीधे सीआईए से पैसा आ रहा था। हाँ, मतलब वो आपको पता चल जाएगा। सीआईए को एक फ्रंट चाहिए, सीआईए खुद नहीं करना चाहता, तो किसी अच्छे फ्रंट को ढूंढ के उसका एक बनाया गया, और उसको बहुत हंगामा हुआ उसको लेकर। और उसमें सीआईए की फंडिंग काफी ज्यादा थी, उस समय बहुत पैसा मिलता था सीआईए को, बहुत फंडिंग थी। और जब ये खबर आई तो स्टीफन स्पेंडर जैसे जो राइटर थे ब्रिटेन में, उन्होंने छोड़ा, इनकाउंटर का संपादक थे वो। तो लेकिन इस बहस में जो मैं एक चीज, और ये एक बहुत बनाया गया 50 के दशक में, 60 के दशक में, सिर्फ अज्ञे पे नहीं और लोगों पे भी, कि ये अमेरिका से पैसा लेते थे। लेकिन अगर आप देखें तो उसी काल में, उसी पीरियड में एक पैरेलल, जिसको कहते हैं, एक दुनिया है राइटर्स की, जिनको सोवियत रशिया से पैसे मिल रहे थे। ओके, मतलब दो धड़े हैं लेखकों के बीच में। तो अगर आपको याद हो, अगर आप वैसे भी अभी आप देखें, अब वो पुरस्कार भी बंद हो गया है, एक सोवियत लैंड पुरस्कार होता था। अगर आप याद हो, बचपन में हमने भी सुना कि इस राइटर को, उस राइटर को हम सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, हिंदी के होंगे वो, और किसी भाषा के होंगे। तो मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ, इसलिए कि बहुत बार राइटर को पता नहीं, हम बहुत जगह काम करने बैठ जाते हैं, हमें पता नहीं वहाँ कहाँ की फंडिंग आ रही है। ये हो सकता है, आज्ञा का बहुत ही अल्प काल है, बहुत मतलब कुछ महीने का रिश्ता है, लेकिन उससे जो जुड़े लोग हैं सीसीएफ को, उनमें से बहुत से उनकी दोस्ती हो जाती है जो बाद तक रहती है। मतलब पत्राचार, अगर कभी अमेरिका गए तो मिला, जैसे निकोलस नबोकोव हो गए, या सिलोन करके बहुत बड़े राइटर थे स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह के बहुत लोगों से उनके निजी संबंध थे, लेकिन इस जुड़ाव जो है वो बहुत कम महीनों का। अच्छा, इस पूरी जर्नी में अज्ञेय सैनिक थे, अज्ञेय स्वतंत्रता सेनानी थे, इसको बाद में वो नकारते हैं, अज्ञेय लेखक थे, अज्ञेय सीसीएफ से जुड़े थे, कई सारे नेताओं के करीबी थे। क्या अज्ञेय के कुछ ऐसे दोस्त बने जो बने और फिर बने रह गए लंबे समय तक? ऐसे दोस्तों का जिक्र मुझे क्योंकि कम मिलता है। एक फेज आता है, फिर वो दोस्तियां धूमिल पड़ जाती हैं। यही एक्चुअली मैंने अपने जिसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट में मैंने लिखा ये बात। मुझे जब मैं लिखने का रिसर्च कर ही रहा था तो बहुत बड़े फिलोसफर थे मुकुंद लाट, अब नहीं रहे। तो मुकुंद लाट ने, वो अज्ञे को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे नहीं पता तुम क्या, मतलब क्या क्या है नहीं है, लेकिन ये उनकी जिंदगी की एक बड़ी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ये, कि हर थोड़े साल में शहर बदलना, दोस्त बदलना, प्रेमिकाएं बदलना। तो ये ऑलमोस्ट पिकासो की तरह है, पिकासो में भी यही था। तो अज्ञे का अगर आप देख ले, तो अगर एक आदमी जिसको शुरू से लेके अंत तक वो बहुत, जिनके बारे में उनके कभी विचार नहीं बदलते, वह सिर्फ मैथिली शरण गुप्त। बाकी आप देख ले, उनको जैनेंद्र से बहुत करीब हैं, जब वो जेल में हैं, जैनेंद्र उन्हें लेकर आते हैं, जैनेंद्र से बहुत क्लोज है। बाद में जैनेंद्र से उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी उनको विशाल भारत लाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसके बाद के दशक में देखें तो नेमी चंद जैन, धर्मवीर भारती के साथ बहुत जबरदस्त झगड़ा होता है, बहुत मतलब उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये, और बाद में जो हर लेखक का और बड़े लोगों का होता है, वो एक मसीहा बन जाते हैं। उनका राइटिंग वो पहले की तरह नहीं है, मसीहा है। तो चारों तरफ वो अपने जी हजूरी वाले लोगों से आप घिरे हुए हैं, और जब आप घिरे हुए हैं तो आप देखिएगा एक वो होता है कि आप मीडियोकर लोगों से घिरे हुए हैं। तो लास्ट जो बहुत अच्छे मतलब लेखक जो उनके, रेणु के साथ उनके रिश्ते ठीक है, जैसे मैंने रेणु के साथ अच्छे हैं, रेणु का देहांत भी हो गया, पंत के साथ भी ठीक है। लेकिन रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दो बड़े राइटर, बहुत, और अज्ञे ने उनको बहुत मदद की थी। लेकिन एक उन दोनों में एक जो होता है ना, तो रिश्ते खराब नहीं होते, लेकिन वो विड्रॉ कर जाते हैं वो दोनों, वो इनर सर्किल में नहीं है अज्ञे के लास्ट में। तो ये और यही उनकी प्रेम कहानी भी वही है, एक के बाद एक वो विड्रॉ करते हैं। अच्छा, जब अज्ञे HSRA में भर्ती हुए, उसके पहले कुछ समय के लिए कांग्रेस अधिवेशन में गए थे, सेवा दल में थे,
और फिर जब पकड़े उकड़े जाते हैं और ट्रायल खत्म होने वाला होता है तो बोलते हैं कांग्रेस के लोगों ने मुझे फंसाया। लेकिन देश को आज़ादी जब मिलती है तो कांग्रेस और नेहरू से उनकी नज़दीकी ठीक ठाक रहती है, उनकी दोस्ती उनसे ठीक ठाक रहती है। और फिर कई सारे वरिष्ठ लेखक अपनी बातचीत में भी ये आरोप लगाते हैं और इस किताब को पढ़ने पर भी समझ में आता है अज्ञेय। और ये सवाल उठता है बार बार कि क्या अज्ञेय ऐसे व्यक्ति थे जिनको सीधे तौर पे पावर पॉलिटिक्स में तो नहीं खड़ा होना था, लेकिन सत्ता के नजदीक बने रहना था। जो पावर सेंटर था पॉलिटिक्स का, उसके नजदीक बने रहना था, मतलब उन ताकतवर लोगों के करीब, मतलब गाहे बगाहे या तो अपनी लेखकी उपलब्धियों के कारण रहते हों या तो कोई ऐसी योजना हो। क्या लगता है आपको? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं देखिए, जहाँ तक नेहरू का सवाल है, नेहरू उनके एक लेवल पे आप देखें तो उनके एक पर्सनल हीरो हैं। नेहरू को वो अपनी पहली अंग्रेजी कविता की जो पुस्तक है प्रेजेंट पोएम्स, उसके लिए उनको काफी पीछे भाग के उनसे फॉरवर्ड लिखवाते हैं जी। लेकिन उसके अलावा आप देखें गांधी के बारे में उनके विचार बहुत ही मतलब बहुत ही गांधी के वो बहुत खिलाफ हैं। बाद में हालांकि वो बदलते हैं इस बात को, पार्टीशन के समय में वो कहते हैं कि यार जो आदमी इतनी तरह की विचारधाराओं को लेके एक जगह कर सकता है वो महान है। तो थोड़े से वो गांधी पे उनका रवैया बदला, लेकिन बाकी कांग्रेस में उनके किसी से रिश्ते नहीं। नेहरू से रिश्ते होने मुंशी तो थे थोड़े, नहीं मुंशी वगैरह से हैं, लेकिन वो उस तरह के वो हीरो नहीं। और आप देखें जब वो दिनमान शुरू होता है 60 के दशक में, नेहरू तब तक जा चुके हैं और उसमें वो नेहरू के बारे में एक एडिटोरियल लिखते हैं। नेहरू का कोई सालगिरह आ रही है उनकी या कुछ, उसमें वो कहते हैं कि नेहरू को बोलते हैं नेहरू ने हमें देश को बहुत गलतियां हुई, 20 साल में हमारे 20 साल होने को जा रहा था आज़ादी के, बहुत जो वो नौकरी की का दिक्कत हो, महंगाई हो, लेकिन नेहरू ने हमें बिगड़ बनाने से, हमें एक संकीर्णता से बचाया, एक राजनीतिक धार्मिक संकीर्णता से। तो उनका पर्सनल कोई गेन नहीं, वो दूर है उससे। पूरे नेहरू के जो प्राइम मिनिस्टर, जो उनका प्रधानमंत्री का जो काल है, उसमें आप देखें आगे क्या कर रहे हैं। मुझे किसी नौकरी में नहीं है, कहीं है कभी नहीं है, कभी यहाँ आते हैं कभी वहाँ जाते हैं, तो कभी वॉक चला रहे हैं कभी, तो वो जैसे आप देखें उनके बहुत सारे उनसे जूनियर कवि लोग जो थे, उनसे कम उम्र के, उनको साहित्य अकादमी मिल रहा है, राज्यसभा की सीट मिल रही है। तो नेहरू उनके पर्सनल हीरो रहते हैं लास्ट तक। हालांकि वो बहुत कांग्रेस के 20 जो उनके एक 20 साल बाद या 20 बरस बाद करके उनकी एक कविता है जो बहुत ही मतलब वो 20 साल जो की जो उपलब्धि और अनुपलब्धि जो है कांग्रेस सरकार, उसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है वो क्या क्या हुआ है। तो वो एक पर्सनल हीरो रह के जाते हैं, उनसे उनको कोई उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत कोई उनसे उनको कुछ फायदा नहीं। लेकिन क्या आप ये इस बात पे सोचते हैं कि जो लिटरेचर की पॉलिटिक्स थी, लिटरेचर की पॉलिटिक्स को आगे थोड़ा अपने तरीके से रेगुलेट करना चाहते थे? हाँ, वो आप देखिए उसमें ना उनके बहुत जिसको मतलब जो हिंदी में गढ़ों और मठों की बात चलती है। जी एकदम सही कहा आपने। तो वो आप देखें जैसे उनके जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्ट्रडिक्शंस, अब वो कहते हैं कि साहित्य अकादमी जिस तरीके से पुरस्कार देती उसमें दिक्कत है, उस पूरे तरीके में दिक्कत है कि क्या जरूरत है कि अगर एक साल में असमिया भाषा में या बांग्ला में कोई अच्छी उपन्यास नहीं लिखी गई, अच्छी कविता नहीं लिखी गई, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि मैंडेटरी आप बांग्ला को दें ही या असमिया को दें ही। तो ये सब गलत तरीका है कि हर साल साहित्य अकादमी का पुरस्कार देना है, फिर वो जूरी के प्रोसेस से वो में उंगली उठाते हैं, लेकिन जब उनको खुद मिलता है साहित्य अकादमी का पुरस्कार तो चुप हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे अभी तो आप कह रहे थे, अब आपको मिल गया तो सब ठीक हो गया। तो वो एक शब्द है अंग्रेजी में, क्या आप कहते हैं उसको, जब हिपोक्रेसी। हाँ, आप उसको हिपोक्रेसी भी कहेंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन हाँ मतलब ये सब आगे के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और मतलब हर आदमी में है, हम सब में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आगे का जहाँ तक एक पूरा जिसको कहते हैं ना
साहित्यिक लिटरेरी पॉलिटिक्स जो है उसमें हैं, उनको उनके दखल हैं, वो उनके भी बाद में जो हर मसीहा का होता है कि उनका एक उनके चाहने वालों की गैंग बन जाती है, उनका एक समूह बन जाता है जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो अभी भी है अज्ञे को लेकर। हाँ, जो अज्ञे को चाहने वाले उनके सामने आप जिसको कहते हैं, आप अज्ञे के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, स्वच्छंद आप बहस नहीं कर सकते। तो वो प्रॉब्लम है वो, लेकिन वो हर मसीहा के साथ होता है, वो हर बड़े राइटर हो, पॉलिटिशियन हाँ हो, हाँ, वो तो होता ही है, उनके आप बोल नहीं सकते हाँ, उनके वो खिलाफ। भक्ति में जब वो तो काफी नुकसान होता है चाहने उससे, मैं मानता बहुत हूँ। नुकसान, वहीं से आदमी का जो होता है डिक्लाइन शुरू हो जाता है, किसी का भी मतलब। और जो उनके इर्द गिर्द होते हैं उनका अपना खुद कुछ विकास नहीं हो रहा था, साहित्यिक विकास, उनकी पूरी जिंदगी किसी को डिफेंड करने में निकल जाती है। अब अज्ञे को गए हुए 30 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, लेकिन उनके जो डिफेंड करने वाले हैं अभी भी, और उनको जो नहीं लाइक करने वाले उनमें भी उतना ही गुस्सा अभी भी है। तो ये तो बड़े पोलराइजिंग फिगर है हिंदी जगत के, मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग फिगर है, मतलब फाक दिखा देते हैं इधर उधर की, और ये गफड़ा चल रहा है एकदम। अच्छा, अज्ञे को इस किताब में कई सारी तस्वीरें हैं और कटसी है वत्सल निधि, और फिर आखिरी हिस्से में, किताब के आखिरी स्ट्रेच में उसका जिक्र है कि वो बनती कैसे, क्यों बनाई जाती है, क्या कहानी है वत्सल निधि, ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद बनता है। हाँ, अज्ञे देखिए, अज्ञे का एक बहुत बड़ा, जो जेल से छूटने के बाद से ही उनकी एक वो जिंदगी भर की एक जिसको कहें लालसा थी कि एक कम्युनिटी ऑफ राइटर्स हो, एक लेखक दूसरे लेखक को मदद करे, लेखक एक दूसरे के काम आए। तो अगर आप देखें जेल से छूटने के बाद जब वो तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं एक कम्यून बनाते हैं राइटर्स की, लेखकों का एक समुदाय बनाते हैं। और वो समुदाय वहाँ नहीं होता, धीरे धीरे होते तो प्रतीक जब बनता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद इलाहाबाद में, तो 5 राइटर 4 राइटर एक साथ रह रहे हैं एक घर में, और वही उसका अगला रूप है ये वत्सल निधि, जो उनको ज्ञानपीठ के बाद जो उनको 1 लाख रुपए मिले हैं उसमें और 1 लाख जोड़ के उन्होंने अपने 1 लाख जोड़ के उन्होंने वो एक निधि तैयार की। उसमें था कि लेखकों को मदद करेंगे, हम एक राइटर्स कैंप करेंगे, और वो राइटर्स कैंप पर जगह जगह 5-6 जगह जाते थोड़ा मेरे ख्याल से रजा फाउंडेशन का जैसा आइडिया था, जो हाँ अब वही जैसे अभी जैसे अशोक जी कहते हैं कि मैं वही सब कर रहा हूँ जो अज्ञे करते थे। हाँ, मतलब उस तरह की चीजें, एक ताकि एक समुदाय बने, एक दूसरे के। अशोक जी भी प्रशंसक हैं अज्ञे के प्रशंसक अब हैं, उनका बड़ा, हम लोग खाटी हिंदी की पॉलिटिक्स में उधर गए। उनका बड़ा रोचक है वो असल में अशोक जी के साथ। अशोक जी 18 साल की उम्र में उनको चिट्ठी लिखते हैं सागर से मध्य प्रदेश में, और कहते हैं कि आपका अरे वो करुणा प्रभा में मुझे ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, और अज्ञे उनको उनसे बहस नहीं कर रहे, आप उनको बराबर का इज्जत दे रहे हैं। उनकी चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं, और ये भी कहते हैं अज्ञे का बहुत बड़ा कन्फेशन है जो सिर्फ अशोक वाजपेयी को है, 18-19 साल के स्टूडेंट को, कि मैं साहित्य छोड़ दूंगा। और फिर अशोक जी कहते हैं कि यार आप साहित्य को छोड़ दोगे, और फिर बाद में जब उस IAS बन जाते हैं तो वो शिकागो से निकलने वाले उस जर्नल के लिए, महफिल के लिए उन्होंने बड़ी बहुत अच्छी एक, उसको कहते हैं उनको ही इज अ पोएट ऑफ ग्रैंडियर, अज्ञे के बारे में लिखते हैं। थोड़े सालों बाद वो धर्मयुग में वो लिखते हैं कि अब अज्ञे का डिक्लाइन खत्म हो गया है, और वो कहते हैं बुढ़ा गिद्ध पंख क्यों फैलाए, वो जो T.S. Eliot का लाइन है, Why should the old eagle spread its wings। उसके बाद से उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं धर्मयुग वाले, और वो बहुत सालों तक चलता है। फिर बाद में 80 के दशक में उनके रिश्ते कुछ ठीक होते हैं, और मरते मरते तक उनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और उसमें उस रिश्ते को ठीक करने में ईला डालमिया का बहुत हाथ था, कि किसी तरीके से मतलब किसी का उसका मतलब नहीं। अच्छा, अज्ञे के जीवन के आखिरी वर्षों में अज्ञे पर वही आरोप लगते हैं जो निर्मल वर्मा पे लगते रहे हैं, और किस वजह से अज्ञे पर ये आरोप लगे कि अज्ञे राइट विंगर हो गए? क्योंकि अभी की शब्दावली में बात करें तो राइट विंगर या इस तरह से कहना थोड़ा सा आपको लगता है, एक कानों में किसी विंग का किसी को भी घोषित करना हल्का सा चोट करता है।
ध्वनियों में, लेकिन मैं उसको ऐसे कहना चाहूँगा कि अज्ञे पर ये आरोप लगते हैं कि वो सेकुलरिज्म पे सवाल उठा रहे थे और सेकुलरिज्म के ये खांचे पे सवाल उठा रहे थे, और फिर इसको लोगों ने अनुवाद किया कि ये तो दक्षिणपंथी विचारधारा को पोस रहे हैं। क्यों गए थे अज्ञे उस तरफ? देखिए, ये बहुत इजी होता है किसी को बड़ा सर्टिफिकेट इजी दे देना बाइनरी में कि अगर आप के खिलाफ मैं हूं तो मैं अगर बीजेपी के खिलाफ हूं तो मैं कांग्रेस से हूं, अगर आप कांग्रेस के खिलाफ है तो आप भाजपा ही हैं, आप संघी हैं। ये बड़ा इजी है, ये बहुत इजी, आप किसी को कह के आगे निकल जाइए। ये जरूर एक फेज है आगे का, 80 का दशक जो है शुरू, जब एक आप देखें 75 हो चुका है, इमरजेंसी हो चुकी है, जिसमें बहुत बड़ी कविता लिखते हैं कि बुद्ध जी भी बुलाए गए, उनके चेहरे नकाब उतारे गए और ये सब। तो और एक कांग्रेस हेजेमनी, जिसको कांग्रेस का जो एक चला जा रहा है लंबा फेज, वो खत्म नहीं होता। वो 2 साल जनता पार्टी की सरकार के बाद वो फिर आ जाती है कांग्रेस 80 में। लेकिन ये तय है, ये बात सही है कि अज्ञे उन सब कुछ मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। पहला जैसे बीजेपी का बनना 1980 में बम्बई में, उनको अडवाणी बुलाते हैं, वो जाते हैं उसमें। फिर उसके बाद एक वो आरएसएस का फंक्शन जो है उसमें भी जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जो राइटर्स कैंप है, उस राइटर्स कैंप में बहुत लेखक जा रहे हैं, तो उसमें वो अयोध्या जाते हैं, वो लोग सीतामढ़ी जाते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, गुजरात में जो अपना द्वारका जाते हैं। तो उसको आगे का जो पूरा जो फेज है जिसमें वो कहते हैं इंडियननेस की तलाश है। अब उसको हम इंडियननेस माने या हिंदूनेस माने, तो मैं उसको इंडियननेस स्ट्रोक हिंदूनेस बोलता हूँ। एक उस तरफ जा तो रहे हैं वो, लेकिन क्या वो उस तरह से, जिस तरह से हम दक्षिण पंथियों को का जो सोच है उस तरीके से मुझे नहीं लगता। अगर आप देखें तो हिंदुत्व पे सबसे इसको कहते हैं गहरा आघात पहुंचाने वाला संपादक किसी हिंदी वाले ने लिखा तो अज्ञे का है, दिनमान में। आरएसएस को कहते हैं ना राष्ट्रीय है, ना स्वयं है, ना सेवक है। हाँ, बहुत अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम आरएसएस का है वो प्रॉब्लम बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का भी है। वो कहते हैं इनके जो देश की इनकी जो परिभाषा है वो कैसे होगी, तो क्या होगा कि अफगानिस्तान को क्या इंडिया में जोड़ोगे। और इसकी जो बहुत पहले कांग्रेस के यूफोरिया को भी चिन्हित कर चुके हैं वो। तो और जो सेकुलरिज्म की जहाँ तक बात है, वो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रेज कर रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े एकेडमिक स्कॉलर्स ने भी रेज किया है। लेकिन हाँ, वो क्योंकि कि अगर आप पूरी जिंदगी तब तक देखें तो आपको कहीं पे कोई जिसको कहते हैं ना संस्कार, मतलब वो सनातनी चीजें करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। अब है कि यहाँ पे ये पौधे लगा रहे हैं, इस मंदिर में जा रहे हैं, उस मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे हवन कर रहे हैं बीकानेर में, तो एक वो हिंदूनेस की तरफ जा रहे हैं जिसको आरएसएस यूज भी करता है। और उनके मरने के बाद बहुत बड़ा संपादक जो उन पे एक ऑबिचुरी भी लिखता है 5 जन में, और उनको मतलब उनके इस खोज को वो लोग बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं उसके बारे में। लेकिन मैं उसमें नहीं कहूँगा। आज अगर अज्ञे होते तो जो भी हो रहा है हमारे आसपास हमारे देश में, मुझे नहीं लगता वो उसको समर्थन कर रहे होते। अब हम लोग बातचीत को ख़त्म करेंगे 1-2 मिनट के अंदर, लेकिन मैं जानना चाहूँगा इस पूरी किताब को, इस पूरी संरचना को तैयार करने में क्या मशक्क़त करनी पड़ी आपको। इसके बाद एक सवाल पूछूंगा कि आपकी पसंदीदा कुछ किताबों पे जो हमारे दर्शकों को सुझाना चाहें, हमें सुझाना चाहें। मशक्क़त ये है कि गए कि जैसे आपने कही, मतलब पहले तो उनके जो निजी कागजात को देखने के बावजूद, और ये बहुत बड़ी निजी कागजात 70,000 करीब पेजेस। कैसे मिले? वत्सल निधि से? वत्सल निधि उनके कस्टोडियन, उन्होंने मुझे अलाउ किया देखने का। लेकिन उसके बावजूद जो होता है कहानी में जो
डॉट्स हैं जो मिसिंग कहानी बुनना, मतलब बुनना, तो उसके लिए मुझे जैसे शिकागो में वो CCF के पेपर्स मिले जो कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के, कुछ और इनके जो रिश्ते थे वो वहाँ पे मिले स्टैनफोर्ड में, कुछ और जो रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के जो फेलोशिप्स मिल रहे हैं, क्यों हो रहा है, वो न्यूयॉर्क में रॉकफेलर आर्काइव्स में मिले। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में लोग कहते रहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं, और बाकी लोगों के निजी कागजात भी देखने पड़े मुझे, और जो उनके समकालीन सिद्धांत सिंह चौहान हो, नेमीचंद जैन, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, तो सब करने में करीब सब मिला के मैं वैसे भी बहुत स्लो हूँ राइटर, बहुत स्लो हूँ। तो होता है ना, कभी कहीं कोई गैप है तो उसको ढूंढने निकल गए तो ढूंढते ही रह गए, फिर 2 महीने चले गए, फिर आप वापस आए लिखने, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ, जिसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। और कुछ किताबें जो आप चाहेंगे हम पढ़ें, आप पढ़वाएं किसी को? हिंदी या इंग्लिश? मैं जनरली जो है मैं क्या करता हूँ, मैं कविताएं बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब बेसिकली जिसको आप कहें तो मैं कविता ही ज़्यादा पढ़ता हूँ, मतलब बाकी चीज़ भी पढ़ता हूँ, लेकिन होता है ना वो डेली आप एक रोज का जो आपका दाल रोटी है, तो वो रीडिंग मेरी ज़्यादा कविता ही होती है, हिंदी हो इंग्लिश हो, ये 2 भाषा मैं जानता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल मैं एक पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े कवि थे, पोर्टुगीज कवि, वो जिनको जीवनियाँ पढ़ने का शौक है, उनको मैं उनके लिए मैं सुझाव दूंगा कि वो जरूर पढ़ें। फर्नांडो पेसोआ बहुत बड़े कवि थे, और उनको हिंदी में भी उनके ट्रांसलेशन हो चुके हैं। तो उनकी एक बहुत ज़बरदस्त बायोग्राफी आई है रिचर्ड जेनिथ की, और अगर आप इस साइज से और इस वजन से अगर आप डरे हुए हैं तो आप उसको देखना चाहिए। मैं तो नहीं डरा हुआ हूँ। हाँ नहीं, बहुत लोग कहते हैं अरे इतना भारी है, तो वो फर्नांडो पेसोआ की जबरदस्त बायोग्राफी है। वो ऐसी चीज़ों को जो किसी को पता नहीं था, वो उन सब डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने लिखी है, और बहुत अच्छी है वो। तो मैं वो फिर एक बहुत बड़े अमेरिकन पोएट थे फ्रैंको हारा जी, तो उनको कहते हैं न्यूयॉर्क का पोएट। अच्छा। शहर के कवि थे वो, और अच्छा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, और ये तो एक मैं उनकी अभी कविताएं पढ़ रहा हूँ फिर से। और एक और अमेरिकन कवि थे, कवित्री हैं वो, मैरी ओलिवर। अच्छा। मैरी ओलिवर मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। मैरी ओलिवर छोटी कविताएं और बहुत गहरी कविताएं, और उनका भी कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। तो अभी मैं मैरी ओलिवर की किताबों पढ़ रहा हूँ, और उनके साथ एक और अमेरिकन कवि W.S. मर्विन, जो कि उन्होंने काफ़ी ट्रांसलेट किया। इनफैक्ट वो शुरू के सालों में उन्होंने कुछ गीता, भगवत गीता को भी कुछ बहुत बड़े ट्रांसलेटर, और बाद में वो अमेरिका के जिसको कहते हैं पोएट लॉरिएट, हाँ, राष्ट्र कवि जिसको कहते हैं, वो थे। तो उनकी कविताएं पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा लोग पढ़ें इनको। वाह। तो किताब वाला के इस अंक के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन चलते चलते एक डिस्क्लेमर भी दे दें कि किताब वाला में हम किताबें खुद खोज के, जांच के, चुनाव करके पढ़ते हैं, लेकिन आप भी बताइए कि हम कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि हम भी ये आपको बताते हैं कि आप क्या पढ़ें। तो आप भी बताएं क्या पढ़ें, क्या किस पे बात करें। हमारे यहाँ बनारसी में कहते हैं क्या खाएं, क्या पिएं, क्या लेके परदेश जाएं। तो उस तर्ज पे ये भी बताइए कि हम क्या पढ़ें, तो हमें भी सुविधा मिलेगी। और अंक पे आपकी राय का इंतज़ार है हमें। अपना ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।